गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 13 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं 13 जुलाई के करंट अफेयर को। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो देखिए, कुछ सेशन से हमने काफी राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कस किया। उसी कड़ी में एक और चीफ जस्टिस बने हैं जिनका नाम है गुरमीत सिंह संधावालिया, और ये चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि हम गुरमीत सिंह संधावालिया की बात कर रहे हैं, तो इन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस जिनका नाम है संजीव सचदेवा, अभी कुछ सेशंस पहले ही मैंने आपको बताया था कि भैया संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं, मतलब कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने थे। अब इनके स्थान पर परमानेंटली नियुक्ति की गई है जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया की, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। दो और राज्य के चीफ जस्टिस मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं हाल ही में, शील नागू, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है विद्युत रंजन सारंगी को। तो विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा जस्टिस शील नागू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो इसके चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। डन, तीनों को ही याद रखिएगा, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं सभी की सब। तो पूछा जा सकता है, जो भी एग्जाम रिसेंटली होने वाली है वहां पर क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए देखिए, इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में, जहां पर अनमोल मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती है। आप सभी जानते होंगे यूट्यूब पर हमारे यहाँ पर इंग्लिश टीच करते हैं अनमोल मैडम। तो देखिए, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और इस कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए 1 साल की है। तो काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको काफी सारी फैसिलिटी मिल रही है इंग्लिश के इस रिकॉर्डेड बैच में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके इजीली इंग्लिश की इस क्लास को अवेल कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर यह याद रखिएगा कि मलाला यूसुफजई, आपने काफी बार नाम सुना होगा इनका, मलाला यूसुफजई का। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान की। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काफी काम किया है, आज भी काम कर रही है। कभी महिला शिक्षा के लिए इन्होंने अपनी शिक्षा के लिए स्कूल जाने की जिद पर तालिबानियों से गोली खाई थी। उनमें किस्मत से ये जीवित बची उसमें, क्योंकि सिर में गोली लगी थी। काफी रेयर होता है कि सिर में गोली लगने के बाद कोई जीवित बचे। उसके बाद ठीक होने के बाद इन्होंने लगातार पाकिस्तान में महिला शिक्षा के लिए काम किया है। इसीलिए 2013 में यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई को मलाला डे के रूप में ऑब्जर्व करने की घोषणा की थी। तो 2013 से मलाला डे की शुरुआत की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र में नोबेल जीतने वाली व्यक्ति है मलाला यूसुफजई। 2014 में इंडिया के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से इन्हें शांति का नोबेल दिया जा चुका है। जब इनको नोबेल दिया गया था तब इनकी उम्र, मलाला यूसुफजई की, केवल 17 साल थी। तो सबसे कम उम्र में नोबेल सम्मान पाने वाली व्यक्ति है कौन? मलाला यूसुफजई। यहां पर कैलाश सत्यार्थी इंडिया के हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा से बिलोंग करते हैं। तो इन्हें भी 2014 में शांति का नोबेल दिया गया था संयुक्त रूप से। ओके, तो मलाला डे से हमारा क्वेश्चन है, तो ये कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को।
आगे आइए, किस संस्था द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया है अंकटाड ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने हाल ही में डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट को जारी किया। देखिए रैंक तो नहीं है इस रिपोर्ट में, पर कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया है, कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया है। हम उन चीजों की बात करते हैं जिनको अंकटाड ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट में हाईलाइट किया। तो डिजिटल इकोनॉमी जानते हैं, डिजिटली जो व्यापार होता है उससे रिलेटेड है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। देखिए इस रिपोर्ट में कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया है, जैसे इन्होंने बताया है कि इंटरनेट यूजर की संख्या 2005 में जो 1 बिलियन थी वो 2023 तक बढ़कर 5.4 बिलियन तक हो गई है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन का एनवायरमेंट पर भी काफी इफेक्ट हुआ है। अनुमान के मुताबिक 2020 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के द्वारा 1.5 से लेकर 3.2% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया गया है। डिजिटल माध्यम के द्वारा ग्रीन हाउस गैस का काफी ज्यादा उत्सर्जन हुआ है, यह अपनी रिपोर्ट में बताया है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट में अंकटाड ने। इसके अलावा ई वेस्ट में भी काफी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन जो बायर्स है उनकी संख्या में वृद्धि के कारण 2010 से 2022 तक जो डिजिटल वेस्ट है, ई वेस्ट है, वो 30% तक बढ़ा है और ग्लोबल लेवल पर यह जो वेस्ट है 10.5 मिलियन टन को पार कर गया है। ओके, कुछ चीजों को एड्रेस किया है, मैंने आपको पहले ही बोला था यहां से क्वेश्चन नहीं आता तो आप रिपोर्ट को याद रख सकते हैं। तो याद रखिए किसकी है, अंकटाड की। देखिए कुछ इसने बचाव पक्ष भी रखा है, कुछ चीजों को बताया है कि वर्ल्ड को क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को पूरे वर्ल्ड को अपनाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए पूरे वर्ल्ड को, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करना चाहिए, इसके जो टेक्नोलॉजी से रिसर्च है इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि डिजिटल वेस्ट को कम किया जा सके, डिजिटली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो ये सब अपनी रिपोर्ट में बताया है अंकटाड ने। रिपोर्ट का नाम है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 में हाल ही में जारी की गई अंकटाड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी विकास निधि जिसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम से जाना जाता है, यह योजना का संबंध किस संगठन से है? तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ये योजना डीआरडीओ की योजना है। किसकी? डीआरडीओ की। आंसर हो जाएगा आंसर बी। डीआरडीओ जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी योजना है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। डीआरडीओ ने हाल ही में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत 7 नई परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी है। ऑल ओवर देखिए छोटी छोटी सब परियोजनाएं हैं जो कि रिलेट करती है किससे? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से। यहां पर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की बात करें कि ये योजना क्या है डीआरडीओ की, तो इस योजना का उद्देश्य भारत में जो आर्म फोर्स है, जो एरोस्पेस सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह उद्देश्य है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का। साथ ही रक्षा क्षेत्र से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके और मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप जितने भी है उनके बीच में इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि स्पेशली इन 3 क्षेत्रों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कौन कौन से? आर्म्ड फोर्स, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर। तो यह मुख्य उद्देश्य डीआरडीओ का कि भैया इन सेक्टरों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए और इसके लिए डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को जारी किया है, इस योजना को जारी किया है। तो किसकी योजना है? डीआरडीओ की। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस योजना के तहत 7 नई परियोजना की शुरुआत की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ओके, आगे आइए। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे मी डिवाइस के नाम से जाना जाता है लॉन्च किया है? तो पूरा नाम देखो, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको नाम से समझ में आएगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मेडिकल डिवाइसेस की सभी जानकारी उपलब्ध है कि किस डिसीज के लिए वो डिवाइस है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, कहां से खरीदना होगा, किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, इन सब की जानकारी एक जगह हो। यही प्लेटफॉर्म
मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे मी डिवाइस के नाम से जाना जाता है, और इसे लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हेल्थ के सेक्टर में जो काम करेगी वही भाई जारी करेगी, तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। हालांकि आपको कंफ्यूजन यहां पे और यहां पे होता, लेकिन आंसर WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मी डिवाइस, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। इस पर्टिकुलर एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर 2301 टाइप के मेडिकल डिवाइस की जानकारी है, अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस, जो भी चाहिए जो भी लगेगी वो कहां से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कहां मिलेगी, उपयोग क्या है, किस डिसीज के लिए यूज है, इन सभी की जानकारी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसे नाम दिया गया मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रही GRSE, एक्लेरेटेड इनोवेशन न्यूटरिंग स्कीम, जिसे शॉर्ट में गेन्स 2024 के नाम से जाना जाता है, योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो गेन योजना या गेन 2024, इसका मुख्य उद्देश्य शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और इससे रिलेटेड जो प्रौद्योगिकी है उसके विकास को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। यहां पर GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये एक कंपनी है GRSC। यहां पर मैं आपको, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले यहां देख लेना। देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके द्वारा लॉन्च की गई है गेन 2024 योजना। ठीक है ना, तो गेन्स 2024 स्कीम की बात करें, ठीक है ना, शुभारंभ किया है हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 10 जुलाई को। ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थित जो इस कंपनी का मेन हेडक्वार्टर है, वहां से इस स्कीम को शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो शिपयार्ड चुनौतियों का समाधान करना, और जितनी भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, जितने भी स्टार्टअप है, उनके माध्यम से इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इस स्कीम को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। स्कीम को नाम दिया गया है कंपनी के नाम पर GRSE। ठीक है, एक्लेरेटेड इनोवेशन न्यूचरिंग स्कीम, शॉर्ट में कहा जाता है गेन्स 2024। ठीक है ना, तो शिपयार्ड से संबंधित जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका समाधान करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैसे लास्ट सेशन में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। कृषि नेतृत्व पुरस्कार, ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में किस राज्य को बागवानी में बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है या बेस्ट स्टेट घोषित किया गया है? किसमें? बागवानी में। आपको पता है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट किसको घोषित किया गया था? महाराष्ट्र को। कल के सेशन या परसों हमने पढ़ा था। अब एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी के लिए बेस्ट स्टेट घोषित किया गया पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड को, आंसर बी। ठीक है, नागालैंड को हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, नई दिल्ली में हाल ही में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 प्रदान किए गए। नागालैंड राज्य को बागवानी में बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया। वैसे नागालैंड ने बागवानी फसलों में नई नई टेक्नोलॉजीज का काफी विकास किया है, काफी रिसर्च बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड ने की है हाल ही के कुछ समय में। इसलिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी के लिए बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया नागालैंड को, और महाराष्ट्र राज्य को यहीं पर बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह मैं आपको बता चुका था। अब यहां पर बागवानी के लिए बेस्ट स्टेट कौन? नागालैंड। यहां पर देखिए, पर्टिकुलर इस अवार्ड की भी बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। तो यह जो अवार्ड है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। देता कौन है? एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन। 2008 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन के द्वारा। अवार्ड किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी दिया जा सकता है जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया हो। ओके, तो बागवानी के लिए बेस्ट स्टेट का दर्जा या
घोषित किया गया, अवार्ड दिया गया किसको? नागालैंड को। अगला क्वेश्चन, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन भी है। न्यूरोस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने उमलिंग लॉ दर्रे पर मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उमलिंग लॉ दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, एक कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, इसने मानव रहित, ठीक है, एक हल्के हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उमलिंग लॉ दर्रे के ऊपर। यह पर्टिकुलर जो दर्रा है ना, यह भारत के लद्दाख राज्य में देखने को मिलता है। देखिए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्रे काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उमलिंग लॉ दर्रा कहां है? तो यह लद्दाख में। ओके, सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने इस दर्रे के ऊपर 100 किलोग्राम के मैक्स टेक ऑफ वेट मानव रहित हवाई वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है ना। तो उमलिंग लॉ दर्रा भारत के ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिलता है, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो कि 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यह है आपका लद्दाख का क्षेत्र, और यहां पर आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा इंडो चाइना सीमा पर उमलिंग लॉ दर्रा या उमलिंग लॉ पास। कहां पर है? लद्दाख में। ओके, कुछ अदर पासेस भी आपको पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, एक बार हम उन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, यहां पर मेन दर्रे में आपको बताता हूं, राज्य याद रखिएगा क्योंकि राज्य से ही क्वेश्चन आता है। देखिए, लद्दाख से चलते हैं तो उमलिंग लॉ यहां पर पर्टिकुलर लोकेटेड है लद्दाख में। इसके अलावा जोजिला और काराकोरम ये भी वर्तमान में लद्दाख में, पहले पूरे जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर में थे, अभी जोजिला, काराकोरम और उमलिंग लॉ दर्रा कहां पर है? लद्दाख। इसके अलावा पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा हमको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में। नीचे आएंगे तो यह है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमको शिपकिला दर्रा मिलेगा, रोहतांग दर्रा मिलेगा और इधर मिलेगा बड़ाला चा दर्रा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। नीचे आएंगे तो यह है उत्तराखंड, उत्तराखंड में आएंगे तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये हमको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड राज्य में। ये होगा इधर के, ठीक है। इस तरफ आएंगे तो सिक्किम में नाथुला दर्रा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो नाथुला दर्रा और जेलेप्ला इसे कहा जाता है, पढ़ने में जेजेप्ला आता है, तो यह दर्रा देखने को मिलेगा सिक्किम में। पूर्व में चलेंगे तो दीफू दर्रा, यांगियाब दर्रा और बोंडीला दर्रा या बोमडीला दर्रा, यह देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यह भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य। और थोड़ा दक्षिण की तरफ आएंगे तो हमको तुजू दर्रा देखने को मिलेगा भारत के मणिपुर राज्य में। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। कहां पर? मणिपुर। ओके, यहां पर याद रखिएगा कि थाल घाट और भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है दक्षिण में, और पाल घाट दर्रा देखने को मिलता है भारत के केरल राज्य में दक्षिण भारत में। तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये मेन दर्रे हैं जो कि मैंने आपको मैप पर बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। डन, ठीक है। आगे आ जाएं, इसके बाद आगे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है? तो केंद्र सरकार ने देखिए हाल ही में गजेटरी में नोटिफिकेशन जारी करके संविधान हत्या दिवस घोषित किया है 25 जून को। क्या हुआ था भाई इस दिन? तो 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इंदिरा गांधी जी ने। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है 3 आधार पर। एक तो वॉर की स्थिति में, ठीक है, एक एग्रेशन की स्थिति में, वॉर, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और इंटरनल डिस्टर्बेंस की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी की बात करता था आर्टिकल 352। लेकिन आंतरिक अशांति वर्ड को 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई सरकार में हटा दिया गया और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को भारतीय संविधान में जगह दे दी गई।
तो अब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लग सकती है आर्टिकल 352 में, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी आंतरिक अशांति के स्थान पर नेशनल इमरजेंसी। तो काफी नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला था उसका। तो 25 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाएगी, क्योंकि 2024 में इस इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं। तो 50 साल पूरे हुए हैं, तो अगले साल से 51वें वर्ष में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि 1975 में इस दिन नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। सीआरपीएफ की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है, हाल ही में एक डिसीजन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया सीआरपीसी, सॉरी मैंने सीआरपीएफ तो नहीं बोला ना, सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी की किस धारा के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाओं को भी एलिमनी लेने का हक है, गुजारा भत्ता लेने का हक है। यह वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसने अपने फैसले में कहा कि भैया तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। ओके, और जो एलिमनी है उसके मामले में भैया मुस्लिम महिलाएं भी दूसरी महिलाओं की तरह, उनसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी वही हक है जो सारी महिलाओं को है। तो एलिमनी मांगने का हक मुस्लिम महिलाओं को भी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, फैसला दिया है, वो सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत महिलाओं को ये अधिकार देता है। डन। तो यहां पर हमने 13 जुलाई के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझ लिए। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा, वैसे आंसर कर पाओगे, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन कल था नहीं जो कि आपको परेशान करे। आइए देखते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रजत शर्मा। सेकेंड, जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर की मौत हुई? तो कहां हुई है? मध्य प्रदेश राज्य में। निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो यह कौन है? अडानी ग्रुप। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा हमको जाम्बिया, अफ्रीकी देश है। डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो यह डीजीपी बने हैं तेलंगाना राज्य के। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है? तो यह समझौता हुआ है भारत और ताइवान के मध्य में। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना? तो यह बना है बांग्लादेश। चर्चित स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई? तो यह निर्मित की है अमेरिका ने। इसके अलावा हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के क्राइटेरिया में संशोधन का निर्णय लिया है। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय लैंग्वेज कितनी है? तो कितनी है? 6 लैंग्वेज है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुगम मॉडल पहल की शुरुआत की, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है परिवार नियोजन से। ओके, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ये हमारे लास्ट डे के सभी क्वेश्चन आंसर रिवाइज हो गए, करंट अफेयर रिवाइज हो गए। अब आंसर ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के, लास्ट डे के। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? पेमा खांडू को। निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो हर्षपति सिंघानिया को। और यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025।
तो बिल्कुल सही आंसर आया है रूपाली का। यहां पर इन्होंने मिड क्वेश्चन के आंसर भी बिल्कुल सही दिए हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम हो गए पेमा खांडू। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया 2025। और हर्षपति सिंघानिया हो गए भैया वाइस चेयरमैन संस्था के। मिड वीडियो के क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपसे पूछा था डिब्रू सिखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर है, तो वो है असम में। इनका आंसर बिल्कुल सही है। और तेलंगाना जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं, तो 119 सीटें हैं। इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। ओके, अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दे देता हूं, ध्यान से नोट कीजिए, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मिनिस्ट्री की पहल है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? और ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इन तीनों का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में करंट अफेयर आपने ध्यान से नोट किए होंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। वीडियो पसंद आया हो तो आज का वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।